सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। पासपोर्ट सरेंडर करने और जांच में सहयोग करने की शर्तों के साथ ये जमानत मिली है। तीस्ता सेतलवाड़ को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। दो 2002 गुजरात दंगों में झूठे सबूत गढ़ने के आरोप में 66 दिन से कैद तीस्ता सेतलवाड़ को आखिरकार रिहाई मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे दखल देने लायक मामला करार देते हुए अंतरिम जमानत दे दी। बेंच ने कहा वो एक महिला है जो 2 महीने से हिरासत में है। जो मामला है वो 2002 से 2010 के बीच के दस्तावेजों का है। जांच मशीनरी को 7 दिनों तक उसे हिरासत में पूछताछ का मौका मिला होगा। हाईकोर्ट को मामले के लंबित रहते समय अंतरिम जमानत पर विचार करना चाहिए था। तीस्ता को जल्द से जल्द संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय कर जमानत दे। तीस्ता पासपोर्ट सरेंडर करे और जांच में सहयोग करे। इस मामले में गुरुवार को भी 2 घंटे तक सुनवाई हुई और इसमें गर्मागर्म बहस भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर बड़े सवाल भी उठाए और ये सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने रुख पर कायम रहा। इस दौरान गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा वो एक चतुर और शक्तिशाली महिला है, जांच में सहयोग नहीं किया, मामले में गवाही और सबूत भी हैं, गुजरात को बदनाम किया गया है, जानबूझकर साजिश की, उनको जमानत देना गलत नजीर होगी। वहीं तीस्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी, तीस्ता सरकार की नंबर 1 दुश्मन है, उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई, उसने जो कुछ किया वो बड़े जनहित में किया, वो राहत पाने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से कहा है कि वो नियमित जमानत पर उसकी टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना सुनवाई करे। ये केस दूसरे आरोपियों के लिए मिसाल नहीं बनेगा। अपने इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरकारें चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रहार होगा तो देश की सबसे बड़ी अदालत बीच में खड़ी होगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बता दिया है कि ऐसे मामलों में हाई कोर्ट को भी नरमी बरतनी चाहिए। नई दिल्ली से कानन पात्रा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और चित्रदुर्ग के प्रभावशाली लिंगायत मुर्गा मठ के प्रमुख महंत शिवमूर्ति को चित्रदुर्ग की अदालत ने 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार रात गिरफ्तारी के बाद से वो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में थे। महंत पर 2 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का और बलात्कार का आरोप है। इस मामले में आरोपी गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब महंत शिवमूर्ति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे तो आखिरकार पुलिस और राज्य की बीजेपी सरकार दबाव में आई और महंत शिवमूर्ति को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उनके खिलाफ आरोप दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी में भी 1 हफ्ता लग गया। मैं इस विषय पर किसी भी जवाब के लिए बाध्य नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा है कि कानून अपना काम करेगा। सरकार ने विभाग को पूरी आजादी दी है कि वो अपनी विवेचना से काम करे। इस विषय पर अधिक बोलना उचित नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री लिंगायत हैं, उनकी हिचक की वजह समझी जा सकती है। पूर्व लिंगायत नेता येजुरप्पा पहले ही शिवमूर्ति को क्लीन चिट दे चुके हैं। सत्ताधारी बीजेपी को छोड़िए, कांग्रेस और जेडीएस भी चित्रदुर्गा के शक्तिशाली मुरुगा मठ के खिलाफ बयान देने को तैयार नहीं। एक्चुअली वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है। एक राजनेता के तौर पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। इस पर बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका सरकार पालन करे ताकि समाज का भरोसा बना रहे। महंत शिवमूर्ति के खिलाफ मठ के हॉस्टल में रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों ने यौन शोषण और बलात्कार का मामला दर्ज करवाया। पॉक्सो एक्ट भी लगा, फिर भी पुलिस लंबे समय तक चुपचाप बैठी रही। रात में गिरफ्तारी के बाद महंत सुबह में सीने में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे। स्वामी जी को दिल की गंभीर बीमारी है, उनका इलाज आईसीयू में ही हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल पुलिस हिरासत में ही उनका इलाज चलेगा। अगर गंभीर हुए तो अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि फिलहाल पुलिस हिरासत में ही उनका इलाज चलेगा। अगर गंभीर हुए तो अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। लिंगायत मुरुगा मठ के महंत
शिवमूर्ति की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पॉक्सो के साथ साथ बलात्कार की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने के एक हफ्ते तक पुलिस की हिम्मत उनसे पूछताछ करने की भी नहीं हुई। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी उनकी गिरफ्तारी पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में जांच की दिशा और दशा का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और एक बेसरपरे सीरियल किलर के बाद 6 दिन में 4 सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्या करने वाला सीरियल किलर भोपाल से गिरफ्तार हो गया है। पूछताछ करने में आरोपी ने पुणे में भी एक अपराध को अंजाम देने की बात कबूली है। आरोपी उसके सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करता था जो ड्यूटी पर सोते थे। रात 1:23 आरोपी दबे पांव आता है, मार्बल की भारी सिल्ली उठाता है। भोपाल के खजूरी इलाके में 23 साल के चौकीदार सोनू वर्मा पर ताबड़तोड़ हमला कर उसका कत्ल कर देता है। इससे पहले सागर में सीरियल किलर ने अलग अलग जगहों पर 72 घंटे में ही 3 सुरक्षा गार्डों की हत्या की थी। 250 पुलिसकर्मियों की 10 टीमें पिछले 2 दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। 28-29 अगस्त की दरमियानी रात सागर के कैंट थाने में उसने चौकीदार कल्याण लोधी के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार शंभू नारायण दुबे के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई। 30-31 अगस्त की दरमियानी रात एक मकान की रखवाली करने वाले मंगल अहिरवार के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मई में उत्तम रजक की हत्या भी ऐसे ही हुई थी। इन सभी घटनाओं में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी जगह सीरियल किलर ने सिर्फ चौकीदारों की हत्या की। रात के अंधेरे में सारे कत्ल किए। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को टारगेट किया जो ड्यूटी पर सो रहे थे। हर शख्स के सिर पर वार करके हत्या की गई। पत्थर, फावड़े और हथौड़े से वार किया गया। रात के समय वहाँ जो उनके पास कोई हथियार नहीं होती थी, आसपास जहाँ घटना घटित कर रहा है उस समय जो भी सामान उसके पास मिलता था उसको हथियार के रूप में यूज हथौड़े का यूज कर सकता किया है, पत्थर का यूज किया है। अभी जहाँ जो खजूरी में इसने जो हत्या की है वहाँ पे मार्बल का जो कारखाना था, मार्बल का जो भारी एक सॉलिड 1 फीट का जो एक टाइप का था उसको उठा के उसके सिर पे मारा। पुलिस ने पूछताछ से उसका स्केच जारी किया था, लेकिन उसके बाद शायद ही आरोपी की पहचान होती। आरोपी सागर के केसली का रहने वाला है। दरअसल एक सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल उसने रख लिया था। पुलिस ने उसी मोबाइल लोकेशन को ट्रेस कर उसे पकड़ा। पुलिस का कहना है कि शोहरत हासिल करने के लिए वो कत्ल कर रहा था। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होके ये इस प्रकार की घटनाएं कारित करने लगा। और जो मोटिव इसका जो अभी तक समझ में आया है और उसने जो बताया है वो इस प्रकार का है कि वो फेमस होना चाहता था, कुछ घटनाएं करके अलग अलग इन्फ्लुएंस के माध्यमों से। बहरहाल जिन लोगों को इस सीरियल किलर ने निशाना बनाया उनके घर पर गम और गुस्सा है। आरोपी चेन्नई, महाराष्ट्र, केरल, गोवा में भी काम कर चुका है। फिलहाल उससे जुड़ी हर जानकारी को तफसील से खंगाला जा रहा है। 8वीं तक पढ़ा शिव धुर्वे KGF 2 में रॉकी की तरह गैंगस्टर बनना चाहता था। चौकीदारों के बाद उसके निशाने पर पुलिस वाले थे। अपनी पूछताछ में उसने ये भी कहा है कि रात को ड्यूटी पर सोने वालों पर उसे गुस्सा आता था। बहरहाल पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि उसके जुर्म की फहरिस्त कितनी लंबी है। सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश में विकसित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। केरल के कोच्चि शिपयार्ड में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत को देश के नाम समर्पित किया। देखते हैं हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट। स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में INS विक्रांत का। नौसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। 25 साल बाद INS विक्रांत नए रूप में नौसेना की आन बान और शान बन गया। पीएम मोदी ने कोच्चि शिपयार्ड में INS विक्रांत को नौसेना को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा,
प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। Will be hoisted on INS Vikrant. INS विक्रांत 76% स्वदेशी है। पीएम मोदी ने भी कहा कि INS विक्रांत भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। Due to prevailing weather conditions, we are all seated here. अब आजादी के अमृत काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है। उस ऊर्जा को फिर से जगा रहा है। इसके साथ ही नौसेना में एक और बड़ा बदलाव हुआ। नौसेना को नया ध्वज मिल गया। इसमें से क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया है, जो ब्रिटेन के झंडे यूनियन जैक से लिया गया था। नौसेना के लिए ध्वज में अब तिरंगा और अशोक चिन्ह है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रभावित है। नौसेना के लिए ध्वज का अनावरण करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने औपनिवेशिक अतीत को पीछे छोड़ दिया है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराए। इस वक्त INS विक्रांत के ऊपर मेरे पीछे जो विमान खड़ा है वो है MiG-29K। भारत में केवल एक ऐसा यही विमान है जिसे कैरियर के ऊपर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका टेक ऑफ या फिर लैंडिंग, मतलब पूरा ऑपरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हो सकता है, चाहे वो INS विक्रमादित्य हो या फिर INS विक्रांत। और आने वाले समय में किस तरह से सरकार एक नया, ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा आधुनिक विमान खरीदेगी या फिर अपने ही विमान जो हमारे पास है, चाहे वो तेजस हो या फिर कोई और जो टेड BF की बात की जा रही है वो विमान हो, उन्हें इंडक्ट किया जाएगा, इसके ऊपर अभी भी सवाल खड़ा है। लेकिन चाहे वो राफेल M हो या फिर अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट, इन दोनों में से भी अगर कोई विमान आता है तो उससे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्षमता में अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। विशेष इंतजाम और मौजूदा हालात में जब चीन लगातार हिंद महासागर में गतिविधियां बढ़ा रहा है और भारत के सामने बड़ा खतरा भी है, INS विक्रांत के नौसैनिक अपनी तैनाती के लिए तैयार हैं। कोची शिपयार्ड से अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।